क्लास खत्म उन्हें मुंबई का यार मैं पढ़ती कुछ खास नहीं क्लास नहीं दिवाला Roshan, please go on mute. Okay. So, our today's session is very important because in today's session we'll see how actual project implementation happens, or when requirement comes, then how we can think to start the development, right? And so most of the concepts, right, we already learn, so that how we can use in actual project implementation. So for that, it is an basic CRUD operation. We will take for next 2 to 3 sessions from today onwards. So today's session will extend for some time, right? I mean, 1.5 hour or 2 hours around, because within 1 hour we will not be able to complete. Nothing will be able to complete. So that's why, so we'll have to extend this session. So basically, what we'll be covering in today's session? So in today's session, we will cover the CRUD operation using context. So context जो मैंने लास्ट टाइम आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था, सिंपल बताया था कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर किस तरह से हम वैल्यू स्टोर करते हैं, देन एनीवेयर वी कैन एक्सेस दैट वैल्यू। अब हम आज के सेशन में या इस CRUD ऑपरेशन के लिए जो कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम डेटा स्टोर करने वाले हैं। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे, मतलब कि CRUD ऑपरेशन, करेक्ट? तो लाइक एम्प्लॉय का डेटा, तो एम्प्लॉय की डिटेल्स हम स्टोर करेंगे, वहां से एक्सेस करेंगे, वहां से डिलीट करेंगे, मतलब लाइक आपने जो MongoDB का देखा है, राइट? सो तो MongoDB के जगह पे हम इस कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे टू मेंटेन द स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन। जो CRUD ऑपरेशन है उसकी कंप्लीट स्टेट मेंटेन करने के लिए हम जो हमारा डेटा है उसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर करेंगे। देन एक्चुअल में हमें देखना है कि किस तरह से हम स्टोर करेंगे, किस तरह से वहां से डेटा एक्सेस करेंगे, और किस तरह से डेटा वहां से डिलीट भी करेंगे। बट एक्चुअली ये जो डेटा हम स्टोर करने वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये हमारा जब तक एप्लीकेशन रनिंग में है तब तक ही वैलिड रहता है। जब एप्लीकेशन हमारा स्टॉप होगा, देन वो पूरा डेटा निकल जाता है। मतलब ये टेम्पररी स्टोरेज है हमारे लिए, इन मेमोरी स्टोरेज है हमारे लिए टू स्टोर द डेटा। ठीक है। सो बाद में आप मतलब इसकी जगह पे कॉन्टेक्स्ट को निकाल के आप आपका जो डेटाबेस का कनेक्शन है उसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ऑलरेडी आपने MongoDB का यूज किया है। पर अब हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपली हमें देखना है कि मोस्टली रिएक्ट के कंसेप्ट। ओके, तो हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर डेटा स्टोर करेंगे, वैसे डिलीट करेंगे, वैसे डिलीट करेंगे। तो ये इन मेमोरी डेटाबेस मतलब स्टोरेज रहेगा। अगर आपको परमानेंट स्टोरेज चाहिए, देन आप डेटाबेस यूज कर सकते हैं। सो डिजाइन क्या रहेगा आज के लिए मोस्टली? तो सपोज कि एक कंपनी है, तो वी हैव वन कंपनी।
कंपनी है, कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज होते हैं। लेट्स सपोज कि मतलब कोई भी कंपनी होगा तो जब भी कोई एम्प्लॉय नया ज्वाइन करते हैं, राइट, तो वो क्या करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन, मतलब एक फॉर्म रहेगा एंड देन वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड देन मोबाइल नंबर, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस, वो सारी डिटेल्स हो ये फॉर्म के अंदर फिलअप करते हैं, देन सबमिट करके स्टोर करते हैं। तो बेसिकली कहाँ पे जाता है वो डिटेल्स? हो जाता है डेटाबेस के अंदर। तो जब भी हम कोई भी एम्प्लॉय आता है तो पहले क्या करते हैं कि उसे, जो नया एम्प्लॉय आता है, उस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हम क्रिएट करते हैं। सो CRUD ऑपरेशन के अंदर जो हम बोलते हैं, CRUD की बात करते रहे, CRUD के अंदर जो सी रहता है, दैट इज फॉर क्रिएट। क्या रहता है? क्रिएट, मतलब कि इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, स्टोर करना। ओके, वो हो गया क्रिएट का। सो वो एक है। उसके बाद क्या होता है कि एक एक पेज रहेगा, वहां पे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सारे एम्प्लॉयज की कंप्लीट लिस्ट दिखेगी। सो दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय लिस्ट, ये वाला। अब एम्प्लॉय लिस्ट में क्या होता है कि डेटाबेस से वैल्यू फेच करके लाते हैं। डेटाबेस है हमारा, वहां से ऑलरेडी जो क्रिएट से जो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन जो स्टोर की है, वहां से डेटा हम फेच करके लाते हैं। इसलिए एरो अगर आप देखोगे तो अप साइड में, मतलब डेटाबेस से हम रीड करते हैं। क्या कहते हैं? डेटाबेस से हम वैल्यूज को रीड करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ रीड ऑपरेशन। ये जो रीड ऑपरेशन है, राइट, करंट के अंदर जो आर है, दैट इंडिकेट्स द रीड ऑपरेशन। मतलब कि एक डेटाबेस में आपने स्टोर किया, अब डेटाबेस से रीड करना है। डेटाबेस से रीड करना है। करंट का सी एंड आर, सी फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड। तो जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन होता है, मतलब अभी हम एग्जांपल के लिए हमने एम्प्लॉय लिए कंपनी का। सो कंपनीज के एम्प्लॉयज रहते हैं, एडमिन, वो सब एम्प्लॉय के अंदर ही आता है। सो बाकी मैनेजमेंट रहता है या इन्वेंटरी रहता है, उसके भी हमें क्रिएट करना पड़ता है, डिस्प्ले करना पड़ता है। इन्वेंटरी मतलब कितने चेयर्स है, क्या क्या मटेरियल्स है कंपनीज के अंदर, उस तरह का इंफॉर्मेशन। तो रीड करके हम डेटा डिस्प्ले भी कर सकते हैं। देन यही पे, मतलब जहाँ पे हमारा एम्प्लॉय लिस्ट है, वहीं पे सपोज कि हमने दो बटन्स दिए हर एक एम्प्लॉय के आगे। सो एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। एडिट एंड डिलीट। एडिट पे अगर क्लिक करते हैं तो एडिट का मीनिंग ये होता है कि वो इंफॉर्मेशन को हम, मतलब ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन है उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन हम चेंज करें। सपोज गलती से हमारा नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मोबाइल नंबर हमें एडिट करना है, चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है? एडिट करना होता है। तो एडिट के लिए वो एडिट का पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपके एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट होनी चाहिए। ओके, एंड देन वहाँ पे जो चाहिए हम ऐड करके देन अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी डीबी के अंदर। तो बेसिकली इस तरह से डीबी का एप्लीकेशन होता है। अभी थिंक थिंक ऑन की इसको हमें रिएक्ट के अंदर भी इंप्लीमेंट करना है। अभी हम डेटाबेस में तो एक्चुअली डेटाबेस नहीं यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट। क्या यूज करेंगे? यूज कॉन्टेक्स्ट। अब यूज कॉन्टेक्स्ट यूज क्यों करेंगे? क्योंकि यूज कॉन्टेक्स्ट हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर एक्सेस करके उसके अंदर स्टोर करेंगे। देन वही इंफॉर्मेशन को, जो एक कंपोनेंट से हमने स्टोर किया, उस उसी कॉन्टेक्स्ट को किसी और कंपोनेंट के अंदर हम एक्सेस करके उसके अंदर अपडेट भी कर सकते हैं।
तो उसके लिए हम यूज करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट एंड डेटाबेस एक्चुअल नहीं रहेगा हमारा, हमारा रहेगा यूज कॉन्टेक्स्ट। हम कहीं से भी मतलब इसके अंदर से इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट के। ठीक है। अब ये जो क्रिएट एम्प्लॉय रहेगा हमारे पास, एम्प्लॉय की जो इंफॉर्मेशन रहेगी हम उसको स्टोर करेंगे स्टेट के अंदर, कॉल्ड एम्प्लॉय स्टेट। उसके लिए हम एक्चुअल में जब लिखेंगे तब हमें ये लेना पड़ेगा। तो टू मेंटेन द और या टू होल्ड दिस वैल्यूज एंड देन उन वैल्यूज को हम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पास करेंगे। अब हमारे पास इतने सारे पेजेस हैं, क्रिएट एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय लिस्ट है, एडिट एम्प्लॉय है, ये अलग अलग पेजेस है। अब इन पेजेस के लिए मैं स्विच भी करना पड़ेगा एक पेज से दूसरे पेज में। मतलब सपोज कि हमने जैसे भी एम्प्लॉय क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय लिस्ट पे जाना चाहिए, या बाई डिफॉल्ट हम जैसे भी रन करेंगे तो एम्प्लॉय लिस्ट में हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है वो दिखने चाहिए। एंड एम्प्लॉय लिस्ट के पेज पे ही यहाँ पे कहीं तो एक बटन होना चाहिए टू ऐड द एम्प्लॉय। राइट, यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय का बटन होना चाहिए। राइट, सो यहाँ पे जैसे भी ऐड एम्प्लॉय का बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट एम्प्लॉय पे आना चाहिए और एम्प्लॉय क्रिएट करके यहाँ पे जाना चाहिए, फिर से ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आना चाहिए। ओके, और बाकी बटन से यही पे है, एडिट या डिलीट। डिलीट करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट से रिमूव होना चाहिए और यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं दिखना चाहिए एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर। तो अभी स्विचिंग के लिए हमारे पास क्या है रिएक्ट के अंदर, व्हाट डू वी हैव? हमें राउटिंग भी यूज करना है, मतलब हम यहाँ पे स्टेट यूज करेंगे, हम राउटिंग यूज करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थी हमारे लिए। अब हम उन सब को यहाँ पे एक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर, इस CRUD ऑपरेशन के अंदर हम उसको यूज करेंगे। रिक्वायरमेंट क्लियर है, करना क्या है हमें? सो ये रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉय क्रिएट करना है, एम्प्लॉय की लिस्ट में जितने एम्प्लॉयज को हमने क्रिएट किया वो दिखना चाहिए, और एडिट एम्प्लॉय भी करना चाहिए, डिलीट भी करना है हमें। इस तरह के पूरे CRUD ऑपरेशन को करना है। सो CRUD के अंदर C स्टैंड्स फॉर क्रिएट, R स्टैंड्स फॉर रीड, डेटा रीड करना, U स्टैंड्स फॉर अपडेट एंड D स्टैंड्स फॉर डिलीट। ठीक है, क्लियर है? यानी इस DB की जगह पे हम यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट को। तो रिक्वायरमेंट क्लियर है, करना क्या है हमें, एंड मतलब इस तरह का करना होगा। तो हमने अभी सोचा कि मतलब राउटिंग भी यूज करना है हमें, स्टेट भी यूज करना है, कॉन्टेक्स्ट भी यूज करना है, क्योंकि अभी डेटाबेस तो हम यूज नहीं करेंगे। सो इज दिस रिक्वायरमेंट क्लियर टू ऑल, या कोई कंफ्यूजन है इस रिक्वायरमेंट के अंदर? मतलब हमें बिल्ड क्या करना है बेसिकली? व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हाँ नहीं, वो नहीं करेंगे, वो एक्चुअली आप कर दो लॉगिन वगैरह जो भी है रे। हम फोकस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, सो लॉगिन वाला वगैरह आप एक्चुअल में, हम जब मिनी प्रोजेक्ट वगैरह करना है या इसको भी मिनी प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना है, सो आप उस टाइम पे लॉगिन पेज बना दो सही। ओके, लॉगिन पेज का कोडिंग वगैरह, ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, वो सारी इंफॉर्मेशन।
हमें बस इस पे ही फोकस करना है अभी, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ऐड नहीं करेंगे। पहले तो कितने कंपोनेंट्स लगने वाले हैं हमें, सोचो पहले, हाउ मेनी कंपोनेंट्स डू वी नीड? अभी इसको देख के कितना लगता है कि कितने कंपोनेंट्स हमने बनाना चाहिए? और कौन कौन से सही? अरे आपके सामने है, इसमें क्या कंफ्यूजन है? मतलब कितने कंपोनेंट्स बनाने हैं हमें अभी? ओके, 3 फॉर एम्प्लॉय, देन 1 फॉर perfectly, so 1 is for context. So 3 मतलब कॉन्टेक्स्ट के लिए जो बेसिकली कंपोनेंट नहीं रहेगा, कॉन्टेक्स्ट रहेगा वो हमारा। बट बेसिकली 3 तो बनाने हैं कि एक इसके लिए हमें एक कंपोनेंट चाहिए जहाँ पे हमारे एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम, अभी यहाँ पे सैंपल के लिए मैंने एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम लिए, एक्चुअल में हम और 2 इसमें ले लेंगे। ओके, और आप मतलब एटलीस्ट 6-7 तो डिटेल्स ले लो जो कि एम्प्लॉय की डिटेल्स चाहिए, एंड देन सबमिट, इस तरह का ले लो। ओके, हम एक्चुअल में मैं अभी 4 ही लूंगा डेवलपमेंट के टाइम। तो एक क्रिएट एम्प्लॉय का एक जो पेज हमें यहाँ पे दिखेगा, जस्ट पे जहाँ पे हमें फॉर्म्स दिखेंगे, तो हमें सबमिट बटन दिखेगा, उसके लिए एक कंपोनेंट लगेगा हमें। मतलब ये क्या होगा, ऐड एम्प्लॉय। कौन सा? ऐड एम्प्लॉय। तो चलो ये कंपोनेंट बना देते हैं, वन बाय वन हम आगे बढ़ते हैं। CRUD यूजिंग कॉन्टेक्स्ट। क्या रहेगा? ऐड एम्प्लॉय डॉट JSX। अरे एक हो गया ऐड एम्प्लॉय का। नेक्स्ट, और क्या चाहिए? अरे पूरा हम बाय यूजिंग फंक्शनल कंपोनेंट्स बना देंगे। ये हो गया ऐड एम्प्लॉय का। उसके बाद कौन सा कंपोनेंट लगेगा हमें? मतलब ये पूरी एम्प्लॉय की डिटेल्स हमें दिखाने चाहिए, मतलब रीड करेंगे हम इस कॉन्टेक्स्ट से और जितना डेटा है उतना दिखा देंगे प्रॉपर टेबल के अंदर, और भी बटन्स भी रहेंगे, सब रहेगा। तो एम्प्लॉय लिस्ट, राइट, एम्प्लॉय लिस्ट के कंपोनेंट लगेगा हमें। तो और एक कंपोनेंट बना देंगे, एम्प्लॉय लिस्ट। और थर्ड वाला कौन सा? एडिट एम्प्लॉय या अपडेट एम्प्लॉय, तो जो भी बनाना है वो हम बना सकते हैं। ओके, एडिट एम्प्लॉय। सो रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट, बस बना के रखते हैं इसको। रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट, रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट, बस जस्ट मैंने
कंपोनेंट्स, फंक्शनल कंपोनेंट्स बना के रखें। देखो, कभी भी अगर अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ओके, अगर आपने शुरू में देखा होगा तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगा। अरे यार, सो इतना सब कुछ मतलब कैसे करेंगे, एम्प्लॉय लिस्ट दिखाएंगे, यहाँ पे बटन्स है, मतलब इतना सब कुछ कैसे करेंगे, मतलब शुरू शुरू में क्या होता है ना, हमेशा प्रॉब्लम ये होता है कि हम सोचते हैं पूरे इसके बारे में, पूरे इसके बारे में, मतलब कंफ्यूज हो जाता है, और पहले ही हम निगेटिव हो जाते हैं कि इसको किस तरह से डेवलप करें। एक्चुअली में आईटी में फंडा ये रहता है कि जो भी काम है आप, उस काम को आप ब्रेक करो एंड स्टार्ट इट, मतलब सोचो मत, इसको स्टार्ट करो, ब्रेक करो, स्टार्ट करो। हो सकता है शुरू शुरू में कुछ गलत भी हो जाएगा, होने दो, उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके बाद में वो करेक्ट हो जाता है। सो पहले ऐसा मत सोचना कि मैं जो भी करूंगा वो परफेक्ट करूंगा, वैसे कभी नहीं होता। लेट्स स्टार्ट इट, थोड़ा सा एनालिसिस करो, स्टार्ट कर दो। ओके, जो भी आपको जो भी समझ में आ रहा है, एटलीस्ट अभी क्रिएट एम्प्लॉय का ये जो फॉर्म है बनाना है, ये तो फॉर्म पता है आपको, बूटस्ट्रैप का फॉर्म लेना है, यहाँ पे डाल देना है, एंड देन सबमिट बटन रहेगा, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस रहेंगे, तो उनके लिए हमें स्टेट्स लेने हैं, एंड देन उन स्टेट के अंदर वो डेटा जाना चाहिए, एंड देन उस डेटा को एक बार कलेक्ट करके हम सब एक साथ डाल देंगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर एम्प्लॉय जो आरए रहेगा उसके अंदर स्टोर करेंगे, एंड देन उस इंफॉर्मेशन को इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मतलब पहले तो डिजाइन है कि एटलीस्ट फॉर्म बना दो, ओके, एंड देन वन बाय वन स्टार्ट करो। तो ये कंप्लीट होने के बाद देन उसके इसके बारे में सोचो। होता प्रॉब्लम क्या है ना, लोग मतलब मोस्टली मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो पूरे इसके बारे में सोचते हैं या बोलते हैं कि हाँ मुझे वो नहीं जमेगा, पहले आप एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। अरे, तो जितना आ रहा है उतना तो स्टार्ट करो, गिव अप नहीं करना है। सो जितना पता है, जितना जम रहा है उतना स्टार्ट करने का। अभी हम स्टार्ट करेंगे, मतलब जस्ट कंपोनेंट्स बना देंगे, देन वन बाय वन इसको बिल्ड करेंगे, देन आगे जाएंगे, ओके, देन एम्प्लॉय लिस्ट को बिल्ड करेंगे, देन इस पे यहाँ पे बटन चाहिए, हमें बटन लाएंगे, एडिट एम्प्लॉय कंपोनेंट जैसा भी बना के रखा है, बाद में हम उसको कोड ऐड करते जाएंगे उसमें। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आईटी में इतना याद रखना कि हमेशा जो भी काम आता है शुरू शुरू में कॉम्प्लेक्स लगता है, उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना होता है, एंड ब्रेक डाउन करके जो भी आपको अंडरस्टैंड हुआ है उससे स्टार्ट करना है। ओके, हो सकता है कि थोड़ा सा शुरू में गलत भी हो जाता है, बाद में उसी में मॉडिफिकेशन करके करेक्ट भी हो जाता है, बट तो बहुत कुछ सोचना नहीं होता है, तो जितना पता होता है उतना एटलीस्ट स्टार्ट कर देना। हम्म। अब देखो, अभी हमने तीन अलग अलग कंपोनेंट्स बना दिए। सो ऐड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लिस्ट, एडिट एम्प्लॉय, जितना इतना हमें अभी तो इतना पता है, अभी इतना बना है, बाद में और कुछ बढ़ेगा कुछ होगा तो हम देख लेंगे। अभी इतना पता था हमें, तो ऐड एम्प्लॉय, यहाँ पे हमारा एक फॉर्म रहेगा जहाँ पे सबमिट बटन रहेगा, और डेटा जाएगा कॉन्टेक्स्ट के अंदर। एम्प्लॉय लिस्ट मतलब सारे एम्प्लॉय की लिस्ट यहाँ पे दिखाने वाले हैं हम, और एडिट एम्प्लॉय मतलब ऑलरेडी जो वैल्यूज एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं उसको लेके फॉर्म के अंदर जाएंगे, देन वहाँ पे हम मॉडिफाई करेंगे, सबमिट करेंगे, इतना करना है। क्लियर है? अब इसके बाद कौन सी स्टेप होनी चाहिए हमारी? तो इसके बाद हमारी ये स्टेप होनी चाहिए कि हम इनके लिए राउटिंग करें, राइट, और देखें कि क्या ये वाला राउटिंग वाला काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसके बाद? राउटिंग। तो राउटिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे जो ऑलरेडी हमने यूज किए थे, क्या वो है यहाँ पे या नहीं है, वो देखते हैं पहले। वेयर इज द ब्राउजर राउटर राउट्स, हमने अलग इसमें डाला था आई थिंक, जो हमने एक प्रोजेक्ट देखा था राइट, उसके लिए हमने अलग तरीके से, वो दूसरा एक पेज था उसके अंदर राउटिंग डाला था मुझे लगता है। यहाँ पे नहीं है राउटिंग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सबको कमेंट कर देते हैं।
अब क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? पहले रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी से हमें जो 3 कंपोनेंट चाहिए, सो ब्राउजर, राउटर, राउट्स एंड राउट, उनको हम ले लेंगे। इंपोर्ट रिएक्ट राउटर डॉम। ब्राउजर राउटर एज, इसको एक अलायंस देंगे, राउटर अरे नहीं, गलत जगह पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी, टॉप में इंपोर्ट करना है हमें। ओके, सो उसके बाद क्या है? राउट है, और उसके बाद राउट्स है, राउट, राउट्स एंड देन ब्राउजर राउटर को एक नाम ने मैंने शॉर्ट नाम दिया राउटर। देन हम क्या करते हैं राउटिंग के लिए? सो ब्राउजर राउटर हमारा टॉप में रहता है, मतलब कि अभी हमने नाम दिया उसको राउटर। ओके, इसके अंदर राउट्स बनाते हैं, इसके अंदर हम देते हैं रूट। नहीं, आप कर दो सही। ओके, अभी हम काम apps डॉट जेएस के अंदर ही डालेंगे। या कर सकते थे, मतलब कोई सेपरेट मेन कंपोनेंट मेन पेज बनाओ, देन वहां से कर दो। ओके, या सिंपली बना देते, चलो आपकी डिमांड है तो। वेर इज अवर न्यू फाइल मेन, या क्रड मेन समथिंग कुछ तो नाम देते हैं इसको, क्रड मेन डॉट जेएसएक्स। रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट ड्यू। तो अभी जो भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया उसको ले लो वहाँ पे, क्रड मेन, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। अभी इसका प्रॉब्लम ये होता है कि अभी हमें ये जो बूटस्ट्रैप का वगैरह होगा ना, तो वो भी पूरा वहां पे हमें डालना पड़ेगा अभी। बूटस्ट्रैप का कहाँ पे है हमारा? बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप का जो इंपोर्ट किया था हमने, वेयर इज, क्योंकि अभी बूटस्ट्रैप हम यूज करेंगे तो ये वो भी इंपोर्ट हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, उसको देखते हैं। ये राउटिंग वाला भी हम यहाँ से हटा देंगे।
उसको ले लेते हैं यहाँ पे। एंड जस्ट यहाँ पे वो CRUD मेन जो है उसको कॉल करेंगे बस। CRUD मेन को यहाँ से कॉल करेंगे। बाकी इसको अभी यहाँ से कमेंट करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। और CRUD मेन यहाँ पे सिर्फ है। ठीक है, उसको जब चाहिए तब ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो राउटिंग करनी है हमें, पहले क्या होना चाहिए, मतलब व्हाट डू यू थिंक? राउट्स के अंदर क्या रहता है, हमारा एग्जैक्ट पाथ रहता है, एलिमेंट रहता है। हम्म? तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या दिखना चाहिए, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या दिखना चाहिए हमें? एम्प्लॉय लिस्ट। तो बाय डिफॉल्ट हम ये करेंगे, जैसे भी एप्लीकेशन रन हुआ तो बाय डिफॉल्ट, मतलब कुछ अगर नहीं होगा तो ब्लैंक इस पे एम्प्लॉय लिस्ट हमें दिखना चाहिए। राइट, तो ये वाला एम्प्लॉय लिस्ट हमारा एग्जैक्टली दिखेगा। उसके बाद अनदर रूट क्या है? एग्जैक्ट पाथ। उसके बाद क्या होना चाहिए हमारा, मतलब एक होना चाहिए ऐड एम्प्लॉय, जहां पे जो हमारा ऐड एम्प्लॉय वाला कंपोनेंट है वो दिखना चाहिए। ऐड एम्प्लॉय एलिमेंट ऐड एम्प्लॉय। उसके बाद एग्जैक्ट पाथ एडिट एम्प्लॉय। एलिमेंट एडिट एम्प्लॉय, ये वाला होना चाहिए। तो हमने अभी जस्ट ये राउट्स बना के रखे। अब इसका मतलब बटन कहाँ से कैसे कॉल होगा उसको देखेंगे। जस्ट हमने इसको बना के रखा, मतलब ये जो कंपोनेंट्स बनाए थे इनके लिए हमने राउट बना के, रूट बना के रखे एग्जैक्टली।
अब इन रूट को हम देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ से हमने कॉल किया है थर्ड मेन, इसको आगे जाते हैं सी डी npm start। देखिए यहाँ पे दिख रहा है एम्प्लॉय लिस्ट। ओके, मतलब डिफॉल्ट इस पे हमने क्या दिया है, एम्प्लॉय लिस्ट दिया है, इसलिए हमें यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट दिख रहा है। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे तो डिफॉल्ट इसमें क्या है, ये एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट दिए। तो एक एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट हमें दिख रहा है, एम्प्लॉय लिस्ट। पहले तो एक प्रोटोटाइप बना के रखेंगे, देन उसके अंदर चेंजेस डालते जाएंगे। उसके बाद दूसरा पाथ क्या है हमारा, व्हाट इज आवर नेक्स्ट पाथ, ऐड एम्प्लॉय। अब इस ऐड एम्प्लॉय पाथ पे ऐड एम्प्लॉय दिख रहा है, ऐड एम्प्लॉय यहाँ पे। और एडिट पे, एडिट एडिट एम्प्लॉय, एडिट एम्प्लॉय। मतलब अभी जो हमने रूट बनाया है वो राउट सब चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे कंपोनेंट्स कॉल हो रहे हैं। क्या कुछ कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है इसमें अभी तक? बना देंगे, हम पूरा एप्लीकेशन बना देंगे, जो एंड होगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। बट अभी तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, कुछ कॉम्प्लेक्स है। तो ये पता ही है आपको, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको पता ही है। प्रैक्टिस नहीं किया आपने, देन आपको ये भी कॉम्प्लेक्स लगेगा। इसके लिए हमने अलग पेज बनाया, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा था, सही इसने बोला कि अलग पेज कंपोनेंट बनाओ, ठीक है, इसके लिए एक अलग कंपोनेंट भी बना दिया, तो ताकि हम राउटिंग हमारा अलग रखेंगे, तो ऐप डॉट जेएस में थोड़ा मिक्स नहीं करेंगे। हम्म, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें अभी तक? ऑल क्लियर? ओके, सो अब क्या करते हैं कि हमें भी बटन लेना है। अब जाएंगे हम एम्प्लॉय लिस्ट में। ओके, इस एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर इसको फ्रेगमेंट करते हैं, इसको आएंगे नीचे,
H3 एम्प्लॉय लिस्ट, इसको एक हेडिंग में डाल दिया अभी। हम्म, अब इसके बाद हमें लेना है एक बटन। अब बटन थोड़ा सा हम फैंसी बटन लेके रिएक्ट बूटस्ट्रैप वाला, कहाँ पे रिएक्ट बूटस्ट्रैप है? यहाँ पे यहाँ पे सर्च मारते हैं एक बटन के लिए। रिफ्रेश बटन, कौन से लेंगे? प्राइमरी वाला ले लेते हैं। इसके लिए पहले इंपोर्ट डाल देते हैं। एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर बटन, देखते हैं कि एम्प्लॉय लिस्ट पे ये बटन दिख रहा है नहीं दिख रहा है। एम्प्लॉय लिस्ट मतलब कि डिफॉल्ट वाला जो है हमारा है वो वाला प्राइमरी बटन दिख रहा है। इस बटन के पे क्या करना है हमें? ऐड एम्प्लॉय। ऐड एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉय। अब ये बटन हमें यहीं पे मिडल पे दिख रहा है, मतलब ये जो एम्प्लॉय लिस्ट मतलब यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन क्या है? एज पर दिस। तो यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट के नीचे एक टेबल दिखेगा, वहां पे जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं उनकी इंफॉर्मेशन दिखेगी। एंड देन यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय बटन होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला कंपोनेंट हमारा कॉल होना चाहिए। तो क्या करेंगे? इसको थोड़ा यहाँ साइड में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? क्या लगाना होगा? इसको यहाँ पे साइड में लेना है मुझे, थोड़ा सा यहाँ पे। हम्म अरे क्या लगाते हैं हम साइड में लेने के लिए? उसका पोजीशन चेंज करने के लिए। CSS लगाते हैं यार इसमें भी? आप सोच रहे हैं क्या यार? तो एक CSS बना देंगे फॉर दिस, हमारे जो CRUD ऑपरेशन है इसके लिए एक CSS बना देंगे। और यहाँ पे क्लास बना देंगे ऐड एम्प्लॉय बटन। सो क्या कौन से CSS लगाने हैं हमें? उसको थोड़ा साइड में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा?
मार्जिन राइट 60 पिक्सल। तभी इसको अभी अप्लाई करना है हमें इस बटन के ऊपर। तो पहले क्या है, पहले तो उसको इंपोर्ट करो। CRUD style dot css। अरे जो css फाइल है वो चाहिए, और इस बटन के ऊपर अभी लगाना होगा तो उसको रैप करेंगे एक डिव के अंदर। एंड यहाँ पे इसको लगा देंगे क्लास नेम। क्या क्लास नेम है हमारा css का? ये वाला। दिख नहीं रहा है, यही पे दिख रहा है। अरे क्या करना होगा? ये साइड पे लेना है मुझे, यहाँ पे इस बटन को। और क्या लगाना होगा? फ्लेक्स इस साइड में आया। और कुछ रहता है क्या इसका? ओके अब दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइड में आ गया है। अभी यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे हमारा टेबल रहेगा जहाँ पे जो एम्प्लॉय, हम इस ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद जो कंपोनेंट ओपन होगा हमारा, वहाँ पे फॉर्म ओपन होगा, उस पे सबमिट करने के बाद जो भी डिटेल्स आएंगे वो इस टेबल के अंदर यहाँ पे हमें दिखेगी। ठीक है, ये ऐड एम्प्लॉय बटन। अब क्या करना है कि जैसे भी हम इस ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कौन से कंपोनेंट ओपन होना चाहिए? कौन सा कंपोनेंट ओपन होना चाहिए? कमान। तो हमने ऑलरेडी एक ऐड एम्प्लॉय कंपोनेंट बनाया है, वो वाला कंपोनेंट ओपन होना चाहिए, राइट? ये वाला ऐड एम्प्लॉय। अब इसके लिए क्या राउट दिया हमने? हमने क्या राउट दिया? ऐड एम्प्लॉय। मतलब कि इस पाथ पे हमें नेविगेट करना है, जैसे भी उस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे इस पाथ के ऊपर नेविगेट होना चाहिए ऐड एम्प्लॉय। क्लियर है? जैसे भी इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑन क्लिक, वो नेविगेट करना है हमें उस पाथ पे। तो उसको कैसे करना है? तो उसके लिए हमें हुक चाहिए, यूज नेविगेट इज फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो रिएक्ट राउटर डॉम से का जो यूज नेविगेट है उसको हमें यूज करना है। तो कॉन्स्ट नेविगेट।
Okay. So using this use navigate, we can navigate. So कैसे करना है then? Navigate. किस पे करना है navigate? हमें करना है इस पाथ पे, add employee. Add employee. मतलब वैसे भी जैसे भी इस बटन पे क्लिक करेंगे तो नेविगेट टू दिस पाथ, ऐड एम्प्लॉय। अभी ऐड एम्प्लॉय पाथ हमारा किस पे जाता है? ऐड एम्प्लॉय पाथ जाता है ऐड एम्प्लॉय पे, कंपोनेंट पे। तो अभी तो नॉर्मली हमारा जो ऐड एम्प्लॉय कंपोनेंट है वो ओपन होना चाहिए। तो देखते हैं होता है नहीं होता है। अभी एम्प्लॉय लिस्ट है, यहाँ से आना चाहिए, जैसे भी क्लिक करेंगे ऐड एम्प्लॉय पे आना चाहिए, मतलब हम नेविगेट कर पाए। अब यहाँ पे हमारा फॉर्म रहेगा, वो सब फलाना डिप्लाना वो सब हम ले लेंगे। बट हमने एक प्रोटोटाइप अभी बना दिया, बेस बना दिया। अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप का फॉर्म लेंगे, यहाँ पे डालेंगे, फॉर्म के सबमिट करने के बाद वो डेटा लेके हम हमारा जो कॉन्टेक्स्ट रहेगा उस कॉन्टेक्स्ट भी हमें बनाना है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन, क्वेश्चन? जस्ट मिनट। ऑल क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये जो ऐड एम्प्लॉय है इसके अंदर फॉर्म लेना चालू करेंगे। अब फॉर्म भी क्या हमें खुद से बनाना है क्या? जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है बूटस्ट्रैप का फॉर्म। वहां पे जाएंगे, बूटस्ट्रैप पे दे देंगे। नेटिफाई, अरे बूटस्ट्रैप नेटिफाई डॉक फॉर्म्स के अंदर वैलिडेशंस, ओके, इसमें से एक फॉर्म हम ले लेंगे। मल्टीपल फॉर्म से यहाँ पे इसमें से एक फॉर्म हम ले लेंगे। जो पहला वाला फॉर्म है इसको हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं। तो अभी इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? बटन तो हमने ऑलरेडी ले लिया है। कॉलम, फॉर्म, इनपुट ग्रुप, रो, ये सब को हम पहले इंपोर्ट को कॉपी करते हैं। कॉपी करना है, यहाँ पे जाएंगे एंड देन विल पुट इट हियर। इसमें बटन भी नहीं है तो बटन भी यहाँ पे ले लेते हैं, यूज स्टेट सारे इंपोर्ट्स ले लेंगे, बाद में जो नहीं चाहिए उनको निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे इंपोर्ट्स। इंपोर्ट के बाद सो फॉर्म एग्जांपल वैलिडेट सेट वैलिडेट ये भी पूरा कॉपी करेंगे, बाद में सोचेंगे इसमें चाहिए क्या नहीं चाहिए क्या। हैंडल सबमिट बटन ऑलरेडी, मतलब एक फंक्शन ऑलरेडी है यहाँ पे, इसमें भी बाद में जो चेंजेस करने हैं हम करेंगे, बट अभी शुरू शुरू में अभी जो चाहिए उतना पूरा ले लेंगे। तो इसको यहाँ पे रख देंगे। रिटर्न के अंदर तो पहले इसको फ्रैगमेंट कर देता मैं, और यहाँ पे भी क्या करेंगे थोड़ा एक हेडिंग दे देंगे, H3, सर H3 ऐड एम्प्लॉय।
ओके, एंड ये पूरा जो फॉर्म है इसको भी एज इट इज कॉपी करेंगे, बाद में इसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे, पूरा फॉर्म एज इट इज ले लेते हैं। फॉर्म चाहिए सिर्फ हमें, ठीक है? फॉर्म, ये वाला हमारा फॉर्म, बस एज इट इज कॉपी किया है, कुछ नहीं किया। एक फॉर्म, ये फॉर्म कैसे दिखता है इसका एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है। सबमिट फॉर्म, एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब दिया है, हमें जैसे चाहिए वैसे हम मॉडिफिकेशन इसके अंदर करेंगे। ओके, इसको रन करके देखते हैं अभी क्या है इसमें। एम्प्लॉय लिस्ट है, ऐड एम्प्लॉय, इस तरह का फॉर्म दिख रहा है, सिटी, स्टेट, जिप, एग्री एंड देन सबमिट। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्म हमें दिखना चाहिए वो फॉर्म अभी हमें दिख रहा है। ऐड एम्प्लॉय, अब हमें एक्चुअली इतने डिटेल्स नहीं चाहिए, हम अभी 4 डिटेल पे फोकस करेंगे। सो फर्स्ट नेम की जगह पे हम दे देंगे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, वैसे 3-4 फील्ड्स ले लेंगे सिर्फ। ऐड एम्प्लॉय, ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट बटन है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम है, यहाँ पे हम बोलेंगे तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। तो इसमें जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट है इसको भी निकाल देंगे, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो मार्क दिख रहा है ना इसमें बाय डिफॉल्ट, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल देंगे हम। ये जो प्लस प्लेस होल्डर क्या दिख रहा है इसमें, तो देखते हैं। ये जो फर्स्ट नेम भी दिख रहा है ना इसको भी चेंज करेंगे एम्प्लॉय आईडी, ऐसे करेंगे। तो इसको बोलेंगे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। रिक्वायर्ड है ये वाला, है ये वाला कॉलम कंट्रोल, जो भी एग्जिस्टिंग है उसको एज इट इज रखेंगे। फॉर्म ग्रुप एंड, ठीक है, मतलब एक हमने लिया एम्प्लॉय आईडी, ओके। उसके बाद दूसरा लेके अभी व्हाट आई एम थिंकिंग कि बाकी वाले जो नीचे के हैं इनको भी जरूरत नहीं है, इन सबको डिलीट कर देंगे। ये वाला फॉर्म ग्रुप इसकी कोई जरूरत नहीं है, बाकी ऊपर का जो है हमारे पास अभी उसको ही कॉपी पेस्ट मारते जाएंगे। तो ये सेकंड नेक्स्ट रो भी है, ये कंप्लीट रो की कोई जरूरत नहीं है, एक ही रो के अंदर सब डालेंगे हम। हमारे पास जो है ये वाला रो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी ये होगा, तो
यहाँ पे बोलेंगे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं चाहिए, हमें लिखना नहीं चाहिए कुछ, तो इसको निकाल देते हैं। एंड देन यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, ठीक है। यूजर ग्रुप, अब ये जो दिख रहा है मतलब ऐसा कुछ दिखने की जरूरत नहीं हमें, इसको भी हम निकाल देते हैं। तो फॉर्म ग्रुप, इसकी जरूरत नहीं है। ये वाला जो फॉर्म ग्रुप है इसको हम रिपीट करेंगे, मतलब मैं मेरे नीड के अकॉर्डिंग मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे चाहिए पोजीशन, यहाँ पे होना चाहिए पोजीशन। ठीक है, और एक चाहिए मुझे मतलब कंपनी का नाम भी, मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज अगर बड़ी होंगी तो उसमें कौन सी कंपनी का नाम है, कंपनी। और यहाँ पे कंपनी। जीरो टू दिया है, यहाँ पे जीरो थ्री देंगे, और यहाँ पे फोर देंगे। ठीक है, अरे एम्प्लॉय नेम फोटो निकाला है ना इसका हमने, एम्प्लॉय नेम निकाल दिया। ओके, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पोजीशन, कंपनी, ये चार फील्ड्स मुझे चाहिए। आपको और चाहिए मोबाइल नंबर, एड्रेस, राइट, वो वाले और आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि उसको कॉपी पेस्ट करो, ऐड हो जाएगा। एंड देन सबमिट फॉर्म या सबमिट जो भी चाहिए वो यहाँ पे देखेंगे। अभी सबमिट चाहिए हमें या सेव, जो भी चाहिए उस तरह का हम यहाँ पे नाम देंगे, सेव। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने इस फॉर्म को मॉडिफाई किया। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से चालू होता है आस्ती गेम। अभी इस इंफॉर्मेशन को हमें स्टोर करना है कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इसके लिए कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, इसके अंदर इसको सेव करना पड़ेगा। राइट, हम आज एटलीस्ट सेव करेंगे इस इंफॉर्मेशन को कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ओके, अभी थोड़ा सा एक 4-5 मिनट का चाहिए तो ब्रेक ले लेते हैं, एंड देन हम नेक्स्ट 30-40 मिनट्स और कंटिन्यू करेंगे इसका। ये 5 मिनट का ब्रेक ले लो। तो 9:11 है, तो 9:16 को फिर से हम स्टार्ट करते हैं।
Okay, hope you all are back now. Type yes in the chat. What about others? I see only 5. Okay, good. अब नेक्स्ट क्या होता है कि सपोज कि ऐड एम्प्लॉय है, अभी ये फॉर्म है, तो फॉर्म अगर होगा तो हमें पता है क्या होता है। फॉर्म को किस तरह से हम हैंडल करते हैं, इसके अंदर जो भी टाइप करेंगे वो किस तरह से हैंडल होना चाहिए रिएक्ट के अंदर, हमने देखा है राइट ऑलरेडी। कंट्रोल फॉर्म, अनकंट्रोल फॉर्म, किस तरह से हैंडल होना चाहिए। सेव की जगह पे यहाँ पे बोलते हैं ऐड एम्प्लॉय, किस तरह से होना चाहिए। तो हर एक इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमारे पास एक स्टेट होनी चाहिए। तो चाहिए तो आप अलग अलग ले लो, अभी हम यहाँ पे अलग लेंगे। आप दोनों तरीके से मतलब एक एक लो, अभी यहाँ पे मैं अलग अलग लूंगा, आप एक ही स्टेट लेना। देखिए जैसे हमने लास्ट में देखा था राइट, एक ही स्टेट के अंदर सब कुछ कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि बहुत सारे अगर टेक्स्ट बॉक्सेस हैं तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे कॉन्स्ट स्टेट लेना है, एम्प्लॉय आईडी सेट एम्प्लॉय आईडी यूज स्टेट एम्प्लॉय आईडी टेक्स्ट बॉक्स है उसके लिए कॉन्स्ट नेम सेट नेम यूज स्टेट कॉन्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट, नेम है, पोजीशन है, देन कंपनी है। पोजीशन यूज स्टेट कॉन्स्ट कंपनी सेट कंपनी यूज स्टेट ये हो गए। सो जितने हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ओके उनके लिए हमने एक एक स्टेट लिया। ठीक है, अभी टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू, वैल्यू क्या रहेगा, हमारा ही रहेगा स्टेट वाला। मतलब कि हम कंट्रोल करेंगे इस फॉर्म को, रिएक्ट के अंदर हम कंट्रोल फॉर्म ही यूज करते हैं, तो इस कंट्रोल करेंगे तो क्या रहेगा एम्प्लॉय आईडी में, यहाँ पे रहेगा एम्प्लॉय आईडी हमारा ही राइट वैल्यू में। इसके लिए भी वैल्यू हमारे स्टेट के थ्रू ही आना चाहिए। उसमें टाइप करने के बाद भी हम वैल्यू भी सेट स्टेट के अंदर ही सेट करेंगे। नेम
वैल्यू पोजीशन पोजीशन ही है ना, हाँ, देन लास्ट वैल्यू कंपनी। क्लियर है? अभी ऑन क्लिक के ऊपर हमें, या ऑन चेंज के ऊपर, राइट, ऑन चेंज के ऊपर रहता है। ऑन चेंज के ऊपर हमें क्या करना है, तो एक जैसे इवेंट ट्रिगर होगा तो हमें क्या करना है, सो उस इवेंट से वैल्यू को लेके हमें सेट करना है जो हमारा स्टेट है, उस स्टेट के लिए। ठीक है, तो स्टेट के फंक्शंस क्या है हमारे, जो फंक्शन है उसको यूज करके हम करेंगे। सेट एम्प्लॉय आईडी, तो वैल्यू कहाँ पे हमारी जाएगी, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसके अंदर है। मतलब यहाँ से जैसे भी चेंज होगा तो एक इवेंट ट्रिगर होता है, तो उस इवेंट से टारगेट के अंदर की वैल्यू लेके हम सेट करेंगे एम्प्लॉय आईडी के लिए। सो तो वो एम्प्लॉय आईडी के लिए वैल्यू सेट हो जाएगी। सिमिलरली नीचे भी ऑन चेंज ये सेट क्या है, नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, अरे एम्प्लॉय नेम ऑन चेंज ई सेट पोजीशन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ऑन चेंज ई सेट कंपनी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, मतलब हमने इस फॉर्म को कंट्रोल फॉर्म बना दिया, पहले अनकंट्रोल था, अभी इसको कंट्रोल फॉर्म किया। सो होप यू आर क्लियर, मतलब कंट्रोल फॉर्म अनकंट्रोल फॉर्म हमने जो लिया है उसको भी यहाँ पे और हमने कवर अप किया। बस अभी करना क्या है आपको, अभी मैंने यहाँ पे स्टेट अलग अलग लिए हैं, बस आपको क्या करना है, एक ही स्टेट के अंदर जो हमने एग्जांपल लिया था, तो सिमिलरली एक ही स्टेट के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर है? अब जैसे भी इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, राइट, तो ये हैंडल सबमिट जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन को कॉल करेगा ये वाला, राइट, कौन सा, ये वाला हैंडल सबमिट। तो स्टॉप प्रोपेगेटिंग एंड देन यहाँ पे सेट वैलिडेटेड ट्रू, एंड देन यहाँ पे हम उसको बोलेंगे प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब जैसे भी हम क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा आएगा इस हैंडल सबमिट के अंदर। तो ये कहाँ से कॉल किया है, ऑन सबमिट के ऊपर हैंडल सबमिट कॉल किया है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वहाँ पे था, हमने लिया है, अब यहाँ पे आएगा।
अब यहाँ पे अल्टीमेटली हम कब आएंगे कि सारी इंफॉर्मेशन इस फॉर्म के अंदर जो डिटेल चाहिए वो सबमिट करेंगे, एंड जैसे भी सबमिट करेंगे उसके बाद इसके अंदर आएंगे, राइट। जैसे भी इसके अंदर आएंगे मतलब कि ऑलरेडी हमारे स्टेट के अंदर सारी वैल्यूज रहेगी, मतलब जो फॉर्म में अंदर हमें चाहिए उतना हमने वहां पे एंटर किया होगा। देन इनको लेके हमें एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है, ताकि वो ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे स्टोर को, जो डेटाबेस रहेगा। अभी हमने यहाँ पे तो डेटाबेस नहीं है हमारे पास, स्टोर रहेगा। बट तो एक एक ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट को हम, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब कि ये सारे वैल्यूज इकट्ठा करेंगे, राइट, ये वाले सारे वैल्यूज एक इकट्ठा करेंगे इन सारे को, राइट, एंड देन इसको हम स्टोर करेंगे, स्टोर के लिए भेजेंगे। तो इसका पहले हम बना देते हैं कॉन्स्ट एम्प्लॉय। ओके, सो किसे किसे बनेगा, एम्प्लॉय आईडी, नेम, पोजीशन, कंपनी। ओके, एम्प्लॉय आईडी, नेम, पोजीशन एंड कंपनी। तो इन सब का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हर एक रिकॉर्ड जब भी डेटाबेस में स्टोर होता है, एक ऑटो जनरेटेड आईडी होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि गलती से हमने अगर एम्प्लॉय आईडी हम ऑटोमेटिकली नहीं जनरेट हो रहा है तो डुप्लीकेट हो गए, तो डुप्लीकेट एम्प्लॉय आईडी से दो रिकॉर्ड रहेंगे। तो इसलिए डेटाबेस के साइड पे हर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए। तो अब जैसे हम यहाँ पे लेंगे आईडी, और इस आईडी को हम लेंगे डेट डॉट नाउ। ओके, जो आईडी है इसको बनाएंगे डेट डॉट नाउ से। मतलब क्या होगा कि हर एक जो हमारा एम्प्लॉय है उसके लिए एक यूनिक आईडी जनरेट होके जाएगा। मतलब जो भी अभी करंट वाला डेट डॉट नाउ जो भी रहेगा वो हमेशा, मतलब हमेशा चेंज होता रहेगा, राइट। अभी जो माइक्रो सेकंड मिली सेकंड में जो भी टाइम रहता है, अभी कुछ टाइम के बाद में वो चेंज होता रहता है। तो उसके उसका एक आईडी हमने बनाया यहाँ पे। सो क्यों बनाया, क्योंकि डेटाबेस के अंदर हर एक रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए, इसलिए इस आईडी को हम काम में लेंगे। इसलिए इस एक आईडी मैंने एक्स्ट्रा बना दिया। बाकी जो भी हमारे फॉर्म के अंदर डिटेल्स है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, पोजीशन है, कंपनी है, इन सबको इसका एक हमने ऑब्जेक्ट बना दिया एम्प्लॉय। अब इसको कंसोल में हम प्रिंट करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय। अब देखते हैं इसमें कुछ एंट्री करके कंसोल में कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। आईडी 123, नेम उमेश, पोजीशन लीड, कंपनी टीसीएस, ऐड एम्प्लॉय, देखो आ गया। ठीक है, एक आईडी ऑटोमेटिकली जो जनरेट किया था वो आ गया। एम्प्लॉय आईडी मैंने जो एंटर किया था यहाँ पे 123, नेम उमेश, पोजीशन लीड टीसीएस, सारी इंफॉर्मेशन इस कहाँ पे आ गई, ये वाला। ओके, अभी आप कंसोल डॉट लॉग किया हमने इसलिए लॉग में हमें दिख रहे हैं। अब ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब फॉर्म के अंदर जितने फील्ड्स है उनका एक हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अभी इस ऑब्जेक्ट हम चाहिए तो डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, चाहिए हम अभी एक स्टोर बना के उस स्टोर के अंदर, और इन मेमोरी स्टोर बना के उसके अंदर इसको स्टोर करेंगे। क्लियर है ऑब्जेक्ट्स में हमने क्यों कन्वर्ट किया उसको, क्योंकि जितने फॉर्म की डेटा है उसको इकट्ठा किया, and अभी अभी ये ऑब्जेक्ट हम जहाँ पे चाहिए वहां पे उसको पास करके हम अभी स्टोर करेंगे।
अभी हमारे पास डेटाबेस तो नहीं है, अरे, या हम यूज नहीं करने वाले, इसलिए हम क्या कर रहे हैं अभी, एक इन मेमोरी स्टोर बनाएंगे, और उस स्टोर को मतलब यूज कॉन्टेक्स्ट से स्टोर बनाएंगे, देन उस स्टोर के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन हम रैप करेंगे। Let's create one store then. Employee store.jsx. React Arrow functional component export, ये रहेगा हमारा स्टोर। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या कर चाहिए, हमें चाहिए कॉन्टेक्स्ट। क्या चाहिए हमें, इसके अंदर चाहिए हमें कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दें हम। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट नाम देते हैं। एक्सपोर्ट भी इसको यही से करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट। मतलब स्टोर करेंगे एंड देन कहीं से भी अगर एक्सेस करना होगा, देन इस कॉन्टेक्स्ट को हम काम में लेंगे। अब ये जो कंपोनेंट है हमारे पास एम्प्लॉय स्टोर, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा कोडिंग करूंगा, और आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बाद में होगा। अभी अभी जो कोडिंग होगा उसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा इतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। ठीक है, बट यही स्टोर है, लेट्स कंसीडर कि डेटाबेस जैसे रहता है, राइट, तो डेटाबेस के अंदर कैसे वैल्यूज आता है और डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है, सिमिलरली ये हमारा एक डेटाबेस इन मेमोरी डेटाबेस रहेगा, एंड इसके अंदर हम पूरा जो मेंटेन करना है स्टेट या ये कॉन्टेक्स्ट, राइट, कॉन्टेक्स्ट से वैल्यू पास करना है, वो सब कुछ इसके थ्रू ही हम मेंटेन करेंगे, ये जो एम्प्लॉय स्टोर है उसके थ्रू। ठीक है, इसके अंदर हमें एक स्टेट लेना है, कॉन्स्ट एम्प्लॉय स्टेट एम्प्लॉय यूज स्टेट, ये वाला। ओके, यूज स्टेट में हमें क्या चाहिए, एरे चाहिए, विच विल बी एम्प्टी एरे। क्या रहेगा वो, एम्प्टी एरे रहेगा। एंड अब इस रिटर्न के अंदर से हमें क्या रिटर्न करना है, एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। अभी हमने उस पहले थोड़ा सा अलग तरीके से किया था, यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। ओके, और इसमें वैल्यू क्या रहेगी, तो वैल्यू रहेगी ये वाला हमारा एम्प्लॉय। ठीक है, और इसके अंदर हम डाल देंगे इसको, चिल्ड्रंस, जस्ट अ मिनट।
ये कैपिटल नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए स्मॉल में, चिल्ड्रन। एंड देन ये चिल्ड्रन आएंगे कहाँ से, तो ये चिल्ड्रन आएंगे हमें एज एन आर्गुमेंट। अब ये जो भी लिखा है क्या है ये, हम्म? देखो, एम्प्लॉय स्टोर एक कंपोनेंट बनाया है हमने, ओके। अभी ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हमारा एक्ट करेगा जो बाकी हमारे जितने कंपोनेंट्स हैं इन सब का पेरेंट। बिकॉज बाकी जो सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे, ऐड एम्प्लॉय हो गए, एम्प्लॉय लिस्ट हो गए, एडिट एम्प्लॉय हो गए, वो सारे इस कंपोनेंट से कम्युनिकेट करने वाले हैं। मतलब कुछ स्टोर इंफॉर्मेशन होगा तो स्टोर यही से करें, यहाँ इसी यही पे स्टोर करेंगे। किस में स्टोर करेंगे, इसके अंदर। एक्सेस करना होगा तो यही से करेंगे। मतलब कि एक सेंट्रलाइज लोकेशन है, ठीक है, स्टोरेज है, जहाँ पे स्टोर करेंगे, एक्सेस करेंगे, अपडेट करेंगे, जो भी करना है वो सब कुछ इसके अंदर होगा, ठीक है। अभी ये हमने क्यों किया है वैसे, अभी एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस एम्प्लॉय को क्यों भेजा है हमने, इसको इसलिए भेजा है ताकि हम कहीं से भी इसको एक्सेस करें। मतलब ये पेरेंट है सबका, राइट, बाकी सारे चाइल्ड रहेंगे, बट अभी हमने कुछ रिलेशनशिप बनाया नहीं वैसे, राइट। तो इसके पहले जो हमने एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट देखा था, वो पेरेंट के अंदर हमने चाइल्ड चिल्ड्रन को डाला था, इसलिए बाकी सारे चिल्ड्रन उसका एक्सेस कर रहे हैं। बट अभी उस तरह का कंडीशन नहीं है, तो ये एज एन पेरेंट कहाँ पे ऐड रहेगा, तो जहां पे हमने राउटिंग लिखा है उस राउटिंग में ये सबका पेरेंट रहेगा। कहाँ पे रहेगा, राउटिंग में, मतलब यहाँ पे। तो ये सारे जो राउट्स रहेंगे, उन सारे राउट्स इसके चिल्ड्रन रहेंगे। किसके चिल्ड्रन रहेंगे, एम्प्लॉय स्टोर को। तो ये उसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अभी एम्प्लॉय स्टोर हमने किया एक्सेस, है ये वाला। अभी किस तरह से काम करेगा, देखो। तो एम्प्लॉय स्टोर अभी यहाँ पे हो गए पेरेंट, नहीं सारे हो गए चिल्ड्रन। अब यहाँ से जो भी कंपोनेंट जाएगा, राइट, वो सारे चिल्ड्रन कंपोनेंट्स है, वो एज एन चिल्ड्रन यहाँ पे आएंगे, ओके। एंड देन इनको हमने कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐड किया है। मतलब इसका मैंने ये है कि कोई भी ये जो भी इंफॉर्मेशन इस प्रोवाइडर के अंदर, ये जो वैल्यू हमने लिखी है, वो सारे को एक्सेस कर सकते हैं। अभी इसके अंदर स्टोर करना होगा तो मुझे इसको एक्सेस करना होगा या नहीं, डिस्प्ले करने के लिए। अभी अगर मुझे अभी स्टोर करना है इसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन लिखूंगा एंड उस फंक्शन को यहाँ पे एज ए वैल्यू पास करूंगा, एंड कहीं से भी उस फंक्शन को कॉल करूंगा, ताकि उस फंक्शन को कॉल करके उसको वैल्यू पास करूंगा, तो वो वैल्यू इसके अंदर हमें स्टोर करनी है, ठीक है। और ये हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया, तो इस कॉन्टेक्स्ट को हम जहाँ पे चाहिए हम वहाँ पे एक्सेस करेंगे। सो क्या किया है, ये एम्प्लॉय स्टोर किस तरह से बनाया है कि अभी ये एम्प्लॉय जो स्टोर है, ये सबका पेरेंट होना चाहिए। हमने जो पहले एग्जांपल देखा था वो थोड़ा इजीएस्ट वे था, ये एक्चुअल प्रोजेक्ट में इस तरह से होता है। अभी जो एम्प्लॉय स्टोर है, ये एम्प्लॉय स्टोर सबका एज ए पेरेंट काम कैसे करेगा, तो यहाँ पे जो राउट्स बनाए हैं, इन सब राउट्स को उसके अंदर डालो, ताकि तो एम्प्लॉय लिस्ट, ऐड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, तो जो भी कुछ रहेगा इस एम्प्लॉय स्टोर के अंदर, अभी बहुत सारी चीजें हम एम्प्लॉय स्टोर के अंदर आने वाली है, उन सबको ये बाकी कंपोनेंट्स एक्सेस कर पाएंगे। तो कैसे, वो एज एन चिल्ड्रन काम करके, and जो भी यहाँ पे हम सेट करते जाएंगे वैल्यूज, वो सारे वैल्यूज, तो इसके अंदर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कौन से है, ये वाले चिल्ड्रन है, तो ये सारे एक्सेस करेंगे उसको। क्लियर है ये एम्प्लॉय स्टोर, यही एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसमें, बाकी कुछ नहीं है, बाकी नॉर्मल जो हमने पढ़ा है वैसे सब कुछ है।
क्लियर है? यस, नो? अभी जितने हमने हमारे पहले कंपोनेंट्स थे वो सारे अभी चिल्ड्रन है एम्प्लॉय स्टोर कंपोनेंट के। अब अब क्या करेंगे? अब जो ऐड एम्प्लॉय है उस ऐड एम्प्लॉय को हमें क्या करना है, मतलब एम्प्लॉयज की डिटेल्स ऐड करनी है। अभी एम्प्लॉय की डिटेल कहाँ पे ऐड करनी है? एम्प्लॉय की डिटेल्स ऐड करनी है जो हमारा स्टोर है इस स्टोर के अंदर, राइट? हमारा जो स्टोर है इसके अंदर करनी है। तब इस स्टोर मतलब इसके अंदर एम्प्लॉय डिटेल्स ऐड करने के लिए हमें एक फंक्शन चाहिए, राइट? कॉन्स्ट ऐड एम्प्लॉय। इसको एज एन एम्प्लॉय और जो भी कोई वैल्यू पास करेगा, एम्प्लॉय वैल्यू, वो वैल्यू स्टोर होगी किसमें? सेट एम्प्लॉय में। सेट एम्प्लॉय देन बाकी एग्जिस्टिंग जो डेटा है वो एज इट इज रहना चाहिए, एंड देन ये जो नया आया है एम्प्लॉय वैल्यू वो इसके अंदर स्टोर करो। ओके, तो मैंने एक फंक्शन लिखा क्या, ऐड एम्प्लॉय। इसको एज एन एम्प्लॉय वैल्यू को ही तो पास करेगा, एंड देन जैसे भी एम्प्लॉय वैल्यू आएगा तो एम्प्लॉय वैल्यूज हमें स्टोर करनी है इसके अंदर। तो सेट एम्प्लॉय मैंने यूज किया, बाकी एग्जिस्टिंग वाला एज इट इज रखना है, नया वाला उसमें ऐड करना है। अब ये ऐड एम्प्लॉय हम कहाँ से कॉल करेंगे? ये ऐड एम्प्लॉय को कॉल करना है यहाँ से, हैंडल सबमिट के अंदर। यहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, ये वाला एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट इसके अंदर स्टोर करना है, और ये वाला ये जो है इसके अंदर स्टोर करना है। अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे? देन ये ऐड एम्प्लॉय एज एन पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे ताकि हम उसको वहां पे एक्सेस करेंगे। मल्टीपल वैल्यूज पास करनी होगी, तो जस्ट गिव वन मोर कर्ली ब्रैकेट। इसके जो भी चिल्ड्रन है वो चिल्ड्रंस इसको एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं? थ्रू कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि एंटर कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही हमने उसको डाला है ना, इसके लिए। अभी ये जो ऐड एम्प्लॉय है, पहले इस ऐड एम्प्लॉय फंक्शन को हम एक्सेस करेंगे, किसके कहाँ पे? यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कॉन्टेक्स्ट, राइट? एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट। अभी एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट से हमें क्या क्या एक्सेस करना है? हमें एक्सेस करना है ऐड एम्प्लॉय फंक्शन। यस, हमने जो अभी पास किया है
ऐड एम्प्लॉय फंक्शन, उस ऐड एम्प्लॉय फंक्शन को हमें एक्सेस करना है एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट के अंदर। बस ये जो कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट को हम किस तरह से एक्सेस करते हैं इन अदर कंपोनेंट्स के अंदर, हमें क्या कौन सा हुक यूज करना पड़ता है? विच हुक यू यूज कॉन्टेक्स्ट, राइट? इस यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसको देते हैं एंड देन एक्सेस करते हैं, जो हमने सिंपल एग्जांपल के अंदर भी देखा था, दैट यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको दे दो एंड देन यहाँ पे, तो अभी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमें चाहिए सिर्फ ऐड एम्प्लॉय, ओके? इस ऐड एम्प्लॉय के सिर्फ हम वहां पे एक्सेस करेंगे। देन इस कॉन्टेक्स्ट से अंदर हमने एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट दिया, अब इस एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट के अंदर से हमने जो भी प्रोवाइड किया है वो सब हम एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमें चाहिए ऐड एम्प्लॉय, क्योंकि ऐड एम्प्लॉय को हम कॉल करके उसको वैल्यू पास करेंगे ताकि हमारी वैल्यू इस एरे के अंदर, इस स्टेट के अंदर स्टोर हो जाएगी। ऐड एम्प्लॉय, सो इस ऐड एम्प्लॉय को हमने कॉन्टेक्स्ट के थ्रू एक्सेस किया। अब हमारे पास एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, बस इस एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट को आप इस जो ऐड एम्प्लॉय है इसको पास कर दो, इसको कॉल कर दो यहाँ से ऐड एम्प्लॉय एंड देन यहाँ पे दे दो एम्प्लॉय। तो ये फंक्शन कहाँ से है? ये है एम्प्लॉय स्टोर से। तो इस फंक्शन में वैल्यू आएगी तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर सेव हो जाएगी, ये वाला हमने उसको यहाँ से कॉल किया। अब जस्ट हम देखते हैं कि क्या हमने वहां से इस फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कर्सर या नहीं आ रहा है। इसको भी अंदर एक कंसोल डालते हैं जस्ट आपको दिखाने के लिए, कंसोल डॉट लॉग इनसाइड ऐड एम्प्लॉय फंक्शन, ओके? एंड देन यहाँ पे एम्प्लॉय वैल्यू दे देंगे। देखते हैं कि यहाँ पे वो वाली जो वैल्यू हम ऐड एम्प्लॉय कंपोनेंट से जो वैल्यू हम कॉल करके पास कर रहे हैं, ये स्टोर के अंदर आ रही है नहीं आ रही? यहाँ पे आ रही है, मतलब इसके अंदर सेव भी हो जाएगी। एम्प्लॉय आईडी 123 उमेश TCS, ओके? इसको क्लियर कर देते, देखिए। सो यहाँ पे तो है, बट यहाँ पे जो है ऐड एम्प्लॉय फंक्शन के अंदर हम आ गए, बट आगे जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, कुछ वैल्यू हमें ठीक से दिख नहीं रही है। बट हमारा जो एम्प्लॉय स्टोर जो है, आप देखोगे यहाँ पे एम्प्लॉय स्टोर जो है लाइन नंबर 11, ये जो लॉग है ये प्रिंट हुआ है, मतलब कि हम यहाँ से, मतलब ऐड एम्प्लॉय से इस ये जो फंक्शन ऐड एम्प्लॉय कॉल किया है ये वाला स्टोर का है, मतलब कॉन्टेक्स्ट के अंदर से हमने उस एम्प्लॉय ऐड एम्प्लॉय को एक्सेस करके कॉल कर पाए। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये वाला जो ऐड एम्प्लॉय फंक्शन है हमने इसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेट किया, उस कॉन्टेक्स्ट से उसको एक्सेस किया कि कौन से कंपोनेंट के अंदर, ऐड एम्प्लॉय के अंदर ये वाला, एंड इसको हमने यहाँ से कॉल किया, देन ये कॉल यहाँ पे आ गया, करेक्ट? ये इंपॉर्टेंट है, वैल्यू आना।
अभी वहाँ पे वैल्यू है नहीं है, वो हम देखेंगे जब प्रिंट करेंगे एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर, तब हम उसको देखेंगे। बट अभी हम वैल्यूज को यहाँ पे ला पाए ऐड एम्प्लॉय के अंदर। क्लियर है ये? अभी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो हम हमारा अभी ये हो गया क्रिएट, क्या हो गया? क्रिएट वाला पार्ट हो गया। करड़ में जो क्रिएट पार्ट है, वो वाला क्रिएट वाला पार्ट अभी हमारा कंप्लीट हुआ। तो जो इंफॉर्मेशन फॉर्म के अंदर से स्टोर करनी है, वो हम सक्सेसफुली स्टोर कर पाए यहाँ पे। अभी क्रिएट का होगा, अभी रीड करना है। रीड का वेरी सिंपल, हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो एम्प्लॉय का एरे दे दिया है, ये एम्प्लॉय का एरे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। बस इस एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर, सो यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर से कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करो, देन कॉन्टेक्स्ट से वो एरे आपको मिल जाएगा, एंड देन बस उस एरे को आपको यहाँ पे इटरेट करके एक टेबल में दिखाना है वैल्यूज। एक टेबल में यहाँ पे वैल्यूज आपको दिखानी है, बस एक टेबल लेना है, नॉर्मल टेबल ले लो, एंड देन उन वैल्यूज को आप यहाँ पे जस्ट मैप के थ्रू लेके वन बाय वन प्लॉट करो। आई होप यू आप लोग कर पाएंगे ये वाला पार्ट। आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, रीड करने का बाद में डिलीट अपडेट बाकी काम। बट अभी क्रिएट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है अभी, और प्रोटोटाइप भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। अभी बस बाकी कंपोनेंट्स में जस्ट यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके एक्सेस करने हैं, देन नए नए फंक्शंस लिखने हैं। हम्म? तो अभी जितना ये हुआ है खुद से टाइप करो एक दो बार आज के आज। ओके, जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो, नहीं तो एक बार आप पीछे रह गए देन आगे वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस पहले करो बिफोर द नेक्स्ट सेशन। उसके बाद स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन होगी तो रेज इट इनटू द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, चलो देन रुकते ही प्यार। थैंक्स, थैंक्स ऑल, बाय।